हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। आज के लेक्चर में मैं आपके साथ बायोलॉजी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसमें कई सारी चीजें आपको नई चीजें आपको जानने को मिलेगी अबाउट हार्मोन्स, ह्यूमन ब्रेन, प्लांट हार्मोन्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट एनिमल नर्वस सिस्टम, कि ये नर्वस सिस्टम होता क्या है, क्या क्या चीज कॉन्स्टिट्यूट करती है नर्वस सिस्टम को। तो एनिमल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जानेंगे अबाउट ह्यूमन ब्रेन, कि ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है। तो ये सब हम ह्यूमन ब्रेन वाले इसमें टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे हम प्लांट हॉर्मोन्स, कि कितने टाइप के प्लांट हॉर्मोन्स होते हैं। आपको पता है कुछ कुछ प्लांट हार्मोन ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और कुछ ग्रोथ ग्रोथ इनहिबिटर्स। मतलब कुछ प्लांट हार्मोन आपका ग्रोथ प्रमोट करता है कि भाई प्लांट और ग्रो हो, और कुछ प्लांट हार्मोन्स ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। ठीक है। तो हम प्लांट हार्मोन्स देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, क्या रोल ये प्ले करते हैं वो समझेंगे। और लास्ट में अबाउट एनिमल हार्मोन्स, जो भी मेजर हार्मोन्स है जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्या है, क्या उनका फंक्शन है, ये सब हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक और बात, इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें याद करने वाली है। ठीक है। इसमें समझाने वाला पोर्शन बहुत कम है और मोस्टली चीजें याद करने वाली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, या तो आप वीडियो को 3-4 बार देख लें, उससे आपको याद हो जाएगा। नहीं तो जो मैं ये नोट्स आपको दिए हैं पीपीटी के, आप इन नोट्स को जरूर 2-3 बार पढ़ें तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिमल नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम जो है, ये हमारा एक बेसिकली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, नर्वस सिस्टम जो ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, उसका काम होता है कि मैसेज जहाँ हाथों से ब्रेन तक, या मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचाना, ताकि ब्रेन उसके ऊपर रिएक्ट कर सके। समझे नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है। नर्वस सिस्टम का काम होता है कि मैसेजिंग जो है हमारी बॉडी में, जो मैसेज है, जो भी बाहर स्टिमुलस, नया स्टिमुलस जहाँ पे हमारी बॉडी गई है, जहाँ पे हमारी बॉडी ने फेस किया है, तो उस मैसेज को पूरी बॉडी में पहुंचाना, उस बॉडी को प्रिपेयर करना, वो काम करता है आपका नर्वस सिस्टम। समझ आया। नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, मैसेज पहुंचाना इधर से उधर, और उस पे वर्क करना, किसी भी नए स्टिमुलाई, जो भी नया स्टिमुलाई हिट करता है हमें। ठीक है। तो जो आपका एनिमल नर्वस सिस्टम है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मशीन है। ठीक है। नर्वस सिस्टम का काम होता है, इट रिसीव्स, इंटरप्रेट्स द सिग्नल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड सेंड्स मैसेज टू द ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैसेज सिग्नल्स ये सराउंडिंग से रीड करता है, उसे इंटरप्रेट करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। और फिर ब्रेन उसको एडवाइस करता है कि अच्छा ये काम है तो इसको ऐसे करो, ये है इसको ऐसे करो, इसको ऐसे डील करो, उसको वैसे डील करो। तो ये काम आपका ब्रेन करता है। अब नर्वस सिस्टम 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या क्या, नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम समझ आ गया, कि it receives and interprets the signals from the surrounding and sends the message to the brain, and then brain act upon it, and then brain advises how to act upon it। ठीक है। ये चीज, ये होता है नर्वस सिस्टम का बेसिक रोल, बेसिक फंक्शन। नर्वस सिस्टम 3 टाइप के होते हैं, सेंट्रल, पेरिफेरल एंड ऑटोनॉमस। ओके। अब आगे देखते हैं, एक एक करके इन तीनों नर्वस सिस्टम को देखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। क्या बोला मैंने, कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑल द नर्व्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द एंटायर बॉडी। जो नर्व्स सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकल के
पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। जो भी नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं उसे हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इसमें आता है सिंपैथिक एंड सिंपैथिक नर्व्स। ठीक है, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व्स। तो ये हो गए आपके तीनों नर्वस सिस्टम। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम काफी डिटेल में देखने वाले हैं और समझने वाले। ओके। इन ऑल द वर्टिब्रेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द ब्रेन कंटेन सेंटर दैट प्रोसेस द सिग्नल्स रिसीव्ड, regulate the homeostasis and control the emotions and intelligence। ब्रेन सारे सिग्नल रिसीव करता है और उसके ऊपर कार्रवाई करता है। स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। मतलब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड बाहर से वो सारे इंफॉर्मेशन लेती है, ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है। और ब्रेन से जो भी उसे एडवाइस मिला है उस इंफॉर्मेशन को जहां बॉडी के जिस भी पार्ट तक पहुंचाना है उस पार्ट तक पहुंचाना है। ये काम होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड का। ओके। न्यूरॉन। अब ये न्यूरॉन क्या होता है? तो न्यूरॉन आपका नर्व, ये बेसिक फंडामेंटल यूनिट है पूरे नर्वस सिस्टम का। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो है आपका बेसिक फंडामेंटल यूनिट, जैसे किसी भी एलिमेंट का बेसिक यूनिट एटम है ना, वैसे ही नर्वस सिस्टम का सबसे बेसिक यूनिट न्यूरॉन्स है। मतलब ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी में कई सारे ऐसे न्यूरॉन्स फैले हुए हैं। ये न्यूरॉन्स आपस में मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी में कहीं भी आपका मैसेज रिले होता है। अब न्यूरॉन का तीन पार्ट होता है। कौन कौन सा? सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स इधर भी हैं और इधर भी हैं। ठीक है। तो सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, these three part consist of neuron। अब सेल बॉडी क्या होता है? इट इज द मेन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। इफ सेल बॉडी डाइज, न्यूरॉन डज नॉट सर्वाइव। सेल बॉडी न्यूरॉन का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। जैसे सेल नाम है और मैंने आपको बताया कि सेल में क्या क्या चीज होती है, वो सारी चीज इधर भी प्रेजेंट है। अगर सेल बॉडी की डेथ हो जाती है, सेल बॉडी इंजर्ड हो जाता है, तो आपका पूरा न्यूरॉन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्सॉन। एन एक्सॉन और अ नर्व सेल, इसको नर्व सेल भी कहते हैं, इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दैट कंडक्ट्स द नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करती है। और यहाँ से देखो, होता ये है कि ये जो डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स, ये आपकी बाहर से अ, ये जो डेंड्राइट्स है, ये आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कैच करती है। ठीक है। वो इम्पल्सेस थ्रू एक्सॉन ट्रांसफर होती है इनके टेल वाले रीजन में। टेल से ये नीचे रिले कर देती है, फिर नीचे ऐसा न्यूरॉन होता है। तो ऐसा पूरा न्यूरॉन का एक हायरार्की बनी होती है, टॉप टू बॉटम। ऊपर से लिया, नीचे ट्रांसफर कर दिया। और जहां पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपका जो मैसेज है वो पहुंच जाएगा। ठीक है। डेंड्राइट्स आर लोकेटेड ऑन दी आई डेंड्राइट्स आर लोकेटेड ऑन दी आइदर साइड ऑफ न्यूरॉन। ऊपर भी लोकेटेड है, नीचे भी लोकेटेड है। ठीक है। तो डेंड्राइट्स दोनों तरफ लोकेटेड होते हैं। दीज आर स्मॉल ब्रांच लाइक प्रोजेक्शन यूज टू कनेक्ट द एडजेसेंट न्यूरॉन। मतलब एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करने के लिए ये ब्रांच लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं न्यूरॉन में। समझ आया न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन सबसे बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जो कि मैसेजेस, देखो, मैसेज रिले जो करता है ना, वो यही करता है। ये सबसे बेसिक यूनिट है। ये मैसेज रिले करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है। न्यूरॉन का तीन पार्ट होता है। सेल बॉडी, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। सेल बॉडी एक सेल होता है जिसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब प्रेजेंट होता है। एक्सॉन आपका बीच का सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर होता है। और डेंड्राइट्स आपके साइड में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है। इनका काम क्या होता है? ये मैसेज कैप्चर करते हैं और रिले करते हैं। ओके। सो ये है आपका न्यूरॉन। अब टाइप्स ऑफ नर्व्स, कितने टाइप के नर्व्स होते हैं? सबसे पहला सेंसरी नर्व्स,
देन मोटर नर्व्स एंड लास्ट में मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व्स क्या होता है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स इज फ्रॉम रिसेप्टर टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व फाइबर इज कॉल्ड सेंसरी नर्व। जब डायरेक्शन और इम्पल्स, एक्सक्यूज मी, अब देखो, जैसे जो सेंसरी नर्व न्यूरॉन होता है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी नर्व्स जो होते हैं, ये कहाँ आपको मिलते हैं? ये आपको, ये जो नर्व्स होते हैं ये मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं। सपोज करो, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मोमबत्ती है, सपोज करो, फ्लेम जल रहा है, इसके ऊपर आपने अपना हाथ रख दिया। अब हाथ, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे गर्म लग रहा है? यहाँ से आपके नर्व्स, यहाँ से आपका नर्व जो है सारे मैसेज को रिले करेगा थ्रू स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, और फिर ब्रेन आपको एडवाइस करेगा कि यहाँ से हाथ हटा लो, आपका हाथ में नुकसान हो सकता है। तो यहाँ से जो मैसेज जिसने रिले किया, वो कौन से न्यूरॉन होंगे? वो होंगे आपके सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, और ब्रेन से जो मैसेज लेकर आया वो कौन से न्यूरॉन होंगे? वो होंगे मोटर न्यूरॉन। समझ आया दोनों का बीच का मतलब? जो न्यूरॉन आपके मसल से या ग्लैंड से मैसेज ब्रेन तक ले जाएगा उसे कहते हैं हम सेंसरी न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन ब्रेन से आपके मसल या ग्लैंड तक मैसेज लाएगा उसे कहते हैं मोटर न्यूरॉन। लास्ट में होता है मिक्स न्यूरॉन। मिक्स न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है? इट कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। वो न्यूरॉन जिसके पास सेंसरी और मोटर नर्व्स दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स के पास सेंसरी नर्व भी होता है और मोटर नर्व्स भी होता है। सो दे आर मिक्स्ड। समझ आया सेंसरी, मोटर और मिक्स के बीच का मतलब? नहीं आया तो मुझसे कमेंट में पूछना। अगला है ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्रिएट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है। ठीक है, जो अब बहुत सारा दिमाग लगाता है खुद को ही डिस्कवर करने में। ओके, तो ह्यूमन ब्रेन जो है, इट रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड ट्रांसमिट इट बैक टू द नर्व्स। ये सिग्नल से रिसीव करता है, उसको एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, और फिर सिग्नल्स और सिग्नल्स भेजता है। ठीक है, इसका फंक्शन ये होता है। अब जो ब्रेन होता है ये हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। तो ऐसा होता है कि कभी आप लोगों ने ऐसा महसूस किया है कि आप ऊपर नीचे कूद रहे हो तो आपका ब्रेन भी ऊपर नीचे होता है? नहीं होता, ब्रेन अपनी जगह स्टिक होता है। अगर बार बार ऊपर नीचे होगा तो वो स्कल से टकराते टकराते उस वो तो काफी डैमेज हो जाता। वो क्यों नहीं होता? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ cerebrospinal fluid. जो ब्रेन इज प्लेस्ड एट द स्कल विच कंटेन्स cerebrospinal fluid टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। जब आप ऊपर नीचे उछलते हो, ठीक है, तो ब्रेन जो है स्कल के साथ बार बार टक्कर खाते खाते डैमेज हो जाता। वो डैमेज ना हो, उस डैमेज से बचाने के लिए हमारे स्कल और ब्रेन के बीच में एक सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, जो कि ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। अब ब्रेन के 3 रीजन्स हमें पढ़ने हैं, वो क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड लास्ट में हाइंड ब्रेन। इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको ये पढ़ना है कि इनका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इनके फंक्शन के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो फोर ब्रेन, इट रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर, ये रिसेप्टर से इम्पल्स रिसीव करता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? हियरिंग और स्मेलिंग में, इस ये थिंकिंग के प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। समझ आया? फोर ब्रेन का यूज हियरिंग, स्मेलिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, इन सब जगह यूज होता है। ओके, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है ये वॉलेंटरीली और इनवॉलेंटरी फंक्शंस परफॉर्म करता है। वॉलेंटरी फंक्शंस में क्या क्या हो गया? रनिंग, पुशिंग, दैट आर अंडर ह्यूमन कंट्रोल। वो सारी चीजें जो ह्यूमन कंट्रोल में, अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ ABCD, है ना, ये मेरे कंट्रोल में है, तो ये वॉलेंटरी फंक्शन है। ये कहाँ से कंट्रोल होगा? ये मिड ब्रेन से होगा। अब मैं सांसें ले रहा हूँ, मेरी हार्ट बीट हो रही है, हार्ट मेरा बीट कर रहा है, ये सब कैसे? ये इनवॉलेंटरी चीज है। मैं तो ऐसा चाह के भी तो नहीं रोक सकता ना अपने हार्ट को बीट करने से। तो वो सारी चीजें भी मिड ब्रेन से कंट्रोल होती है। लाइक ब्लिंकिंग, ब्रीथिंग आर ऑटोमेटिक एंड आर अंडर नॉट अंडर ह्यूमन कंट्रोल।
जो चीजें ऑटोमेटिक हैं और जो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है, वो भी मिड ब्रेन से मैनेज होती है। लास्ट में है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंटेन्स मेड्यूला एंड सेरिबेलम। बहुत इंपॉर्टेंट। हाइंड ब्रेन कंटेन्स मेड्यूला एंड सेरिबेलम। इसका काम क्या होता है? दे कंट्रोल ब्रीथिंग, सलाइवेशन एंड ब्लड प्रेशर। इनका काम होता है ब्रीथिंग, सलाइवेशन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। समझ आया? ब्रेन के तीन पार्ट है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इसका काम क्या है? इसका काम है हियरिंग, स्मेलिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मैथमेटिक्स, इन सारी चीजों में आपका फोर ब्रेन यूज होता है। मिड ब्रेन इसका वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी रोल में यूज होता है। वॉलेंटरी वो सारे फंक्शन जो कि आप चाह कर करते हो, जो कि आपके कंट्रोल में है, उसे हम वॉलेंटरी फंक्शंस कहते हैं उसमें। और इनवॉलेंटरी फंक्शंस वो फंक्शन जो कि खुद ब खुद होते हैं, लाइक बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ये सारी चीजें खुद ब खुद होती है। तो ये सारी चीजें भी मिड ब्रेन कंट्रोल करती है। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, मेड्यूला एंड सेरिबेलम। इसका काम होता है टू कंट्रोल ब्रीथिंग, सलाइवेशन, ब्लड प्रेशर, एक्सेट्रा। तो ये सारा ब्रेन है और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट हार्मोन। सो प्लांट को सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल, ये सब तो चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इसके अलावा प्लांट को अपनी ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वो है प्लांट हार्मोन, जिसे हम फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं। अच्छा, अब हॉर्मोन्स का काम क्या होता है? ये ग्रोथ को रेगुलेट करता है और ग्रोथ प्रमोट करता है। ठीक है, कभी कभी ग्रोथ प्रमोट करता है, कभी कभी ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। अब प्लांट्स वगैरह जो है, ये आपने देखा होगा कि एक तरीके से ग्रो करती हैं। ये बहुत ही ऊट पटांग ढंग से तो ग्रो नहीं करती है ना। प्लस इनका क्या कहते हैं, फल देने का सीजन एक अपना होता है। ठीक है, इनका एक एक सीजन पे आके ये अपने सारे पत्ते इनके झड़ जाते हैं। ये सब क्यों होता है? ये सब होता है ड्यू टू प्लांट हार्मोन, जो कि इनके ग्रोथ को रेगुलेट करता है, इनके ग्रोथ को, इनके डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है और प्रमोट करता है। ठीक है। हॉर्मोन्स जो है, प्लांट हॉर्मोन्स, इट इज प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के सारे पार्ट में ये प्रेजेंट है। दे एक्ट इन सिनर्जी और इंडिविजुअली। या तो ये मिलके काम करते हैं या इंडिविजुअली भी काम करते हैं। ठीक है। मिलके काम करेंगे तो एक दूसरे का फंक्शन जो है उससे प्रमोट करेंगे, और अपोजिट काम करेंगे। ठीक है, मतलब एक सपोज करो ग्रोथ प्रमोटर है, एक ग्रोथ इनहिबिटर है, तो फिर ये अपोजिट काम भी कर सकते हैं। ओके। अब प्लांट हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो देखते हैं। सो प्लांट हार्मोन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट हार्मोन दो टाइप के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। अब ये है पूरा प्लांट हार्मोन के बारे में। ग्रोथ प्रमोटर कौन कौन से होते हैं? ऑक्सिन, सिब्रेलिन एंड साइटोकाइन। ग्रोथ इनहिबिटर कौन से होते हैं? एब्सिसिक एसिड। और ग्रोथ प्रमोटर एंड इनहिबिटर जो कि दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कौन सा होता है? इथाइल। ग्रोथ प्रमोटर का मतलब प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, जैसे नए पत्ते आना, फल फल वगैरह लगना प्लांट में। ग्रोथ इनहिबिटर का मतलब जो कि ग्रोथ को स्टॉप करती है, जैसे पत्ते झड़ जाना, ठीक है, फ्रूट्स का पक जाना। ये सारी चीजें ग्रोथ को इनहिबिट करती है। तो ये एब्सिसिक एसिड इसको करता है, रेगुलेट करता है। प्रमोटर में आपका साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन है। एंड जो इथाइलिन है, ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन जो है, इसका मतलब होता है टू ग्रो। ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। दे आर वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में यूज किए जाते हैं। ठीक है। मैन्योर पेस्टिसाइड्स, इन सब में इसका यूज होता है। दे आर फाउंड इन ग्रोइंग एपिक्सेस ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड देन माइग्रेट टू अदर पार्ट्स टू एक्ट। ये आपके जहां जहां ग्रोथ का एरिया होता है ना, लाइक रूट, स्टेम्स, उन सब जगह ये प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना? सेल इलोंगेशन एंड स्टेम, सेल इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स।
रूट्स और स्टेम की जो सेल है उसको इलोंगेट करना, उसको बड़ा करना। ठीक है। प्रिवेंट प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। प्री मेच्योर फॉल ऑफ लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट को स्टॉप करना। यूजफुल इन स्टेम कटिंग्स एंड ग्राफ्टिंग्स। स्टेम की कटिंग और ग्राफ्टिंग आपने देखा होगा कि कई ऐसे अ, जैसे रोज का एग्जांपल लेते हैं। रोज एक ऐसा प्लांट है जिसको आप स्टेम काट के लाओ और अपने घर पे लगा लो तो पूरा प्लांट खुद बन जाएगा। सो ये उन जगह यूज होता है। 2,4-D, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन कंपाउंड है। सिंथेटिक ऑक्सिन कंपाउंड है। सिंथेटिक ऑक्सिन कंपाउंड है। इट इज यूज्ड इन हर्बिसाइड टू किल अनडिजायरेबल वीड। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन एंड जाइलम डिफरेंशिएशन। सो ये इसके फंक्शन है और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। इसको मैं और कुछ भी इसका तरीका नहीं है। और इसको याद करो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का काम क्या है? प्रमोट्स बोल्टिंग, दैट इज सडन इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स जस्ट बिफोर फ्लावरिंग ऑफ प्लांट। मतलब कि इंटरनोड्स का बढ़ जाना प्लांट के फ्लावर होने से पहले। इट डिलेज सेनेसेंस, इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, इलोंगेशन ऑफ स्टेम्स एंड रिवर्सेस डॉर्फिज्म। मतलब जो प्लांट छोटे रह जाते हैं उसमें जिब्रेलिन की कमी होती है। अगर जिब्रेलिन उसमें हम डाल देंगे तो वो प्लांट की ग्रोथ बड़ी हो जाएगी। ब्रेक्स सीड डोरमेंसी। तो ये सारी चीजें आपको याद करने वाली हैं। इसको आप याद करना, नोट्स बना लेना और याद करो। अगला है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है इसका फंक्शन होता है इन रैपिड सेल डिवीजन। सेल के डिवीजन में साइटोकाइनिन का फंक्शन होता है। साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल को रैपिडली डिवाइड करे ताकि कई सारे सेल बने और प्लांट की ग्रोथ हो सके। उसमें इसका काम होता है। इट प्रमोट्स लेटरल एंड एडवेंचर्स शूट ग्रोथ एंड यूज टू इनिशिएट शूट ग्रोथ कल्चर। ये शूट जो ऊपर वाला पार्ट होता है प्लांट का उसको ग्रो करने में मदद करता है। हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। ये क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है कि और ज्यादा क्लोरोप्लास्ट आए। ठीक है। अगला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है। ये ग्रोथ को स्टॉप करता है, ग्रोथ को रोकता है। ठीक है। ये ग्रोथ को कैसे रोकता है? बाय विल्टिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। मतलब फ्रूट्स और लीव्स के टूट जाने से। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेट होने से रोकता है। ठीक है। एक्सेलरेट डोरमेंसी इन सीड्स दैट आर यूजफुल फॉर स्टोरेज पर्पस। ठीक है, सीड में डोरमेंसी बढ़ा देता है। सो ये तरीके हैं एब्सिसिक एसिड को प्लांट की ग्रोथ को रोकने के या नेगेटिव ग्रोथ करने के। ठीक है। लास्ट है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये आपका ग्रोथ प्रमोटर भी है और एज वेल एज इनहिबिटर भी है। इथाइलिन एक गैसियस फॉर्म में मिलता है। ये C2H4 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इथाइलिन जो है आपका, इथाइलिन ये फ्रूट्स को, इट हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट्स की राइपनिंग में मदद करता है। ठीक है। कंट्रोल्स एपिनेस्टी ऑफ लीव्स। लीव्स जो आपके खराब हो जाते हैं उनको खराब होने से रोकता है। ब्रेक सीड्स एंड बड डोरमेंसी। जो सीड या बड फ्लावर नहीं बन पाए। आपने देखा होगा ना कि कई ऐसे प्लांट में कई ऐसे बौरे होती हैं या कई कई ऐसे सीड होते हैं जो कि ग्रो नहीं हो पाते पूरी तरीके से। तो इथाइलिन उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है। सो ये इथाइलिन का फंक्शन है। ये सारे फंक्शंस आप लोग लिख लेना और इसको याद करना। अगला टॉपिक है हमारा एनिमल हार्मोन। जैसे कि प्लांट में हार्मोन्स का जरूरत है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के लिए, एनिमल्स में भी जरूरत है। एनिमल्स में आपने देखा होगा कि आपके दोनों हाथों, आपकी जो बॉडी है एक तरीके से मतलब सेम ही है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका एक हाथ लंबा है एक हाथ छोटा है। बहुत ही रेयर केसेस में होता है जो कि मेडिकल केसेस में कंसिडर किया जाता है। ऐसा सब मोस्टली सबके हाथ में इक्वल नंबर ऑफ उंगलियां होती है ना। ये तो नहीं है कि आपका एक हाथ, आपके एक टांगे आपकी ज्यादा लंबी हो गई और एक कम लंबी रह गई। तो एक तरीके से ग्रोथ हो रहा है ना, उस ग्रोथ को तरीके से करवाने के लिए हॉर्मोन्स का यूज होता है। ठीक है। हॉर्मोन्स दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो हार्मोन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो कि
हॉर्मोन्स जो कि डक्टलेस होते हैं, जिनका अपना कोई स्टोरेज नहीं होता। ठीक है। एक्सोक्राइन वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास अपना डक्ट होता है। मतलब डक्टलेस ग्लैंड होने का मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, जब ये अपना सिक्रीशन रिलीज करेंगे तो ये डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देंगे। और डक्ट होता तो वो एक डक्ट में रिलीज करते हैं, वो डक्ट से जहां से भी रिलीज करते हैं। और सपोज करो कि आपके हाथों की स्किन वो आपके पाम्स में आना है, ठीक है, तो रिलीज होता और स्वेट, और हाथों के पाम्स में आपका स्वेट आ जाता। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपना जो भी सिक्रीशन है उसे ब्लड में रिलीज करना पड़ेगा, और फिर ब्लड से वो ट्रैवल होके हमारी बॉडी में इधर उधर पहुंचता है। ओके। अब कितने टाइप के ग्लैंड्स हमें पढ़ना है वो देखते हैं। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ठीक है। इसका फंक्शन है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल स्लीप्स, हंगर, थर्स्ट, इमोशन एंड मूड। ये बॉडी टेम्परेचर, स्लीप, हंगर, थर्स्ट, इमोशन और मूड को रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल 8 मेजर हॉर्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स रिलीज करता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल बिहेवियर और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। सर्काडिक रिदम ऑफ द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी का एक रिदम है ना कि रात को 10-11 बजे के आसपास आपको नींद आ जाएगी, सुबह 5-6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। एक ये रिदम है, ये उस रिदम को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अगला है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है। ये बहुत छोटे साइज का होता है और आपके स्कल के नीचे आ, देखने को मिलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। It stimulates other endocrine glands and produce hormones. अगला है thyroid gland. It is the largest endocrine gland, shaped like butterfly, produces thyroxine hormone, which controls metabolic rate of body. थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जो कि बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को मैनेज करता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन बोन ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है। ये बोन की ग्रोथ में और डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम में भी रोल प्ले करता है। आयोडीन इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि थायरोक्सिन को सिंथेसिस करता है। आपने देखा होगा लोगों को थायराइड नाम की कुछ कुछ लोगों को जो आयोडीन नहीं लेते हैं उनको गोइटर नाम की एक बीमारी हो जाती है। ठीक है। गला ऐसे फूल सा जाता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन। आयोडीन की जरूरत क्या है? आयोडीन हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो कि बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को मैनेज करता है। ओके। अगला है पैराथायरॉयड ग्लैंड। दिस ग्लैंड release parathormone which helps in regulating calcium and phosphorus level in the bone. ये जो ग्लैंड है ये कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को मैनेज करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड, जो कि आपके एकदम फोrehead के ऊपर प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूसेस मेलाटोनिन हार्मोन दैट रेगुलेट्स स्लीप पैटर्न। ये स्लीप पैटर्न को मैनेज करता है। एड्रेनलिन ग्लैंड, ये आपका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रिलीज करता है, located on the top of the kidney, and releases adrenaline, cortisols and aldosterone. ठीक है। These hormones control stress, help in control blood sugar, burn protein and fat, and also regulate blood pressure. ये एड्रेनालिन जो ग्लैंड है ये आपका फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन को रिलीज करता है। मतलब कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहां से आपको फाइट करना होता है या फ्लाइट करना होता है, तो ये उन चीजों को मैनेज करता है। लास्ट सेकंड अगले हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीट करते हैं। दे बोथ वर्क टुगेदर टू मेंटेन ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल ऑफ द बॉडी। ये दोनों साथ में काम करते हैं और बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है उसे मैनेज करते हैं। टेस्टिस, ये मेल सेक्सुअल हार्मोन है। इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन ये प्रोड्यूस करता है। ओवरीज, ये फीमेल के सेक्सुअल हार्मोन है। ठीक है। एंड इट प्रोड्यूसेस ओस्ट्रोजन, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस टॉपिक में इस टॉपिक में मैंने आपको नोट्स बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिए। इधर मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल है। इधर आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है।
तो आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। अगर टॉपिक समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है। ये टॉपिक याद करने वाला टॉपिक है, तो इसको आप ढंग से याद करना। और कोई भी अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट आए, किसी भी हार्मोन में, ब्रेन के फंक्शनिंग में, कहीं पर भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। या तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आप हमसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू। गुड बाय। जय हिंद।